13 डेज, अगर 60 और 13 73 डेज, अगर किसी मंथ में 31 डेज हुआ होगा तो 74 डेज आज कंप्लीट हो गए हैं ऐसे। उसके बाद देखेंगे तो पूल में क्या डाई पड़ा हुआ है और क्या एस पड़ा हुआ है वो दिखेगा। पूल में डाई क्या पड़ा हुआ है, ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा ऊपर वाला कि कितने लिक्विडिटी है। नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे पेयर, ये जो पेयर है B1 वाला, ये है जो आपकी लिक्विडिटी का है, जो आपने बिगस्वैप पे डिप्लॉय किया गया है, उसके अंदर कितनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो इस एड्रेस के थ्रू, इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ये इसका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो है 26A, और ये जो लास्ट में है ये डाई का है, ये डाई है। डाई का जो एक्चुअल है ये डाई है, जो कि डाई का कॉन्ट्रैक्ट है। ये डाई पे आप कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, ब्लॉकचेन पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको सब पता चलेगा किसके पास कितना डाई होल्डिंग है। इवन आप बाइनेंस के पास कितना है, मैक्सी ग्लोबल के पास कितना है, जितने भी मार्केट में डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है वो सारे पे कितना कितना उनके पास डाई की होल्डिंग है वो आपको यहाँ से दिखेगा। फिलहाल हमारा वो नहीं है मुद्दा, हमारा ये है ASR, ठीक है। अब ये टोकन स्नीपर ने इसको 100 और आउट ऑफ 100 की रेटिंग दे रखी है, लेकिन इसके ऊपर दो वेबसाइट है, गो प्लस सिक्योरिटी और क्विक इंटेल। एक बोल रहा है 6 इशू है और एक बोल रहा है 2 इशू। अब मैं इन दोनों में किसकी बात मानूं? दोनों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को स्कैन किया AS को। अब ये दो वेबसाइट है, एक गो प्लस सिक्योरिटी और क्विक इंटेल, ये दोनों, एक बोल रहा है 6 इशू है इसमें और एक बोल रहा है 2 है। तो मैं इन दोनों में किसी की बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये दोनों ही आपस में सहमत नहीं है। तो वेबसाइट कुछ भी कर सकता है सर, तो मैं इन दोनों में से किसी की बात को नहीं मानूंगा, मैं सीधा चलूँगा ब्लॉकचेन पे। तो यहाँ पे बगल में एक्सप्लोर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आपको रीडायरेक्ट हो जाएगा पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे। अगर आप जाना चाहते हैं सीधा पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे तो polygon-scan.com डालेंगे और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करेंगे और वहाँ भी आप पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये सीधा पॉलीगॉन स्कैन पे लेके गया है। ये देखिए polygon-scan.com। अभी ये थोड़ा देर रिफ्रेश होगा, उसके बाद पॉलीगॉन स्कैन ओपन हो जाएगा सर। वेट करते हैं। और शायद मेरा नेटवर्क स्लो है या पॉलीगॉन स्लो है, वेट करते हैं सर थोड़ा। हाँ यस, अभी ओपन हो गया है। इसमें आपको सारा डाटा दिखेगा कि अभी तक कितने टोकन्स मार्केट में आ चुके हैं। 57,36,730 टोकन्स है जो कि मार्केट में आ चुके हैं। इसके अंदर कितने होल्डर्स हैं, 1,61,723 होल्डर्स अभी तक पूरे वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं। टोकन ट्रांसफ़र की बात करें तो कितना ट्रांसफ़र हुए हैं, कितने बार ट्रांसफ़र किया गया है लोगों के द्वारा। नीचे चलते हैं तो आपको ये ट्रांसफ़र्स हैं कि कितने ट्रांसफ़र लोगों ने कैसे कैसे किया, तो 7 सेकेंड 7 सेकेंड 7 सेकेंड ऐसे करके आप देखेंगे तो एवरी सेकेंड्स का आपको ट्रांजैक्शन आपको दिखेगा और कहाँ से कहाँ गया है वो भी दिखेगा। ये देखिए किसी पर्सन है जिसका 94 लास्ट में वैलिड एड्रेस है, वो बाई किया है किससे, सीधा बिगस्वैप पे जाके बाई किया है, क्या बाई किया है, कैसे बाई किया है वो सारा आपको दिखेगा यहाँ पे। अगर किसी के आगे ऐसा लगा हुआ रहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, और किसी के सामने ऐसा पेज नहीं लगा हुआ रहेगा इसका मतलब वो किसी का एड्रेस है, ठीक है। तो अब हम होल्डर्स में चलते हैं। होल्डर्स पे क्लिक करेंगे तो हमें सारा इन्फॉर्मेशन वो दिखेगा कि सबसे ज़्यादा जिसके पास होल्डिंग है वो ऊपर में दिखेगा, और जिस हिसाब से कम कम होते जाएगा वैसे नीचे दिखते जाएगा सर। मेरे ख्याल से पॉलीगॉन आज थोड़ा वर्क चल रहा होगा सर पॉलीगॉन पे, ये मेरा नेट स्लो चल रहा है। यस, ओपन हो गया। अभी ये देखिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के सामने अगर पेज जैसा, जिस एड्रेस के सामने पेज जैसा बना हुआ होगा ऐसा, तो वो समझेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। आप देखिएगा ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये एड्रेस, ये कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट और ये एड्रेस। जिसके आगे नहीं लगा हुआ रहेगा वो एड्रेस है, वो किसका एड्रेस है, क्यों है, वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला है उसके पास देखेंगे तो उसमें 33 लाख के टोकन्स होल्डिंग है 57%। ये कौन, ये 33 लाख 33 लाख कौन है, ये कंपनी के पास नहीं है, ये हमारे और आपके पास है। जब आप कोई टोकन्स को खरीदते हैं
डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर से बाई करते हैं और आप जब सिस्टम के पास स्टेक कर देते हैं तो वो यही आपको शो होता है। ठीक है, ये B1 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्विकस्वैप पे लिस्टेड है, हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ये एस टोकन लिस्टेड है, उसी का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अंदर इतना टोकन्स पड़े हुए हैं जो हम बाई करते हैं और यहाँ पे जाके स्टेक करते हैं। यहाँ 23% आपके पड़े हुए हैं। इस तरह से 11C है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट वो हैं जहाँ पे आपको बोनस वगैरह का रिवॉर्ड और भी तरह के दिए जाते हैं। 30 डेज वाला इसी में से कोई कॉन्ट्रैक्ट है 30 डेज का, किसी कोई है 60 डेज का, कोई है 90, कोई है 150, ऐसे करके 90 उसके बाद 180 और 360 डेज का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। सर ऐसा क्यों बनाया गया है तो उसको समझते हैं, इस मैकेनिज्म को समझना ज़रूरी है। जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक आप ठेकेदार को हायर करते हैं या एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं और बोलते हैं भाई मुझे ये बिल्डिंग बनानी है। तो एक होता है जो कि पहले उसका नक्शा बनाता है, उसके बाद फिर एक ठेकेदार को हायर करता है जो कि भाई वो उस बिल्डिंग को कैसे बनेगा। तो वो ठेकेदार होता है जो फिर क्या करता है, मिस्त्री को हायर करता है, लेबर को हायर करता है, बालू वाले, ईंट वाले, हर किसी सीमेंट वाले से कॉन्टेक्ट करता है। तो उस बिल्डिंग को बनाने में पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। किसी एक के बंदे सारे काम नहीं कर सकते, उसमें पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, फिर वो बिल्डिंग तैयार होती है। उसी तरीके से कनेक्टेड है, उसी तरह से ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे से कनेक्ट होकर वर्क कर रहे हैं और पूरा ब्लॉकचेन के थ्रू उसको कनेक्ट कर दिया गया है। कब किसको कहाँ क्या चाहिए इसी कॉन्ट्रैक्ट में सारा कुछ है। ठीक है, एक्चुअली स्टार्टिंग में जब फर्स्ट इस तरह का सिस्टम आया था तो मैं भी इस चीज़ों को नहीं समझ पाया था और जब मैं कोई जानकार अपने आप को समझने लगता है सर तो वो समझता नहीं है चीज़ों को। वहाँ पे क्या हुई कि मैं भी समझा रहे टोकन फोकन है ऐसे ही होगा, पंप और डंप करेगा, लेकिन मैं मैकेनिज्म इसका नहीं समझ पाया। जब मैकेनिज्म समझ में आया तब तक काफ़ी डिले हो चुका था, लेकिन उसी दरमियान मेरे पास आकाश आया और मैं थोड़ा सा भी समय ना लेके मैंने चीज़ों को स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे तब तक समझ में आ गई थी कि एक्चुअली यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे प्राइस अप एंड डाउन हो सकते हैं लेकिन प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट तब ख़त्म होगा जब कॉइन की प्राइस 0 हो जाएगी। एक और जो लोगों के अंदर एक चीज़ों की जहन में एक बात है सर कि टोकन एंड कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफरेंस है, टोकन एंड कॉइन में क्या डिफरेंस है। तो लोगों का जवाब आता है जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है वो कॉइन और जिसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं होता है वो टोकन। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि टोकन एंड कॉइन किसी को भी बोल सकते हैं, किसी को भी टोकन और किसी को भी कॉइन बोल सकते हैं, बशर्ते ये होता है एक होता है जो नेटिव कॉइन होता है और नेटिव कॉइन या नेटिव टोकन बोल लीजिए उसको, जिसके खुद के ब्लॉकचेन होते हैं उसके अगर कॉइन है तो वो नेटिव कॉइन या नेटिव टोकन आप उसको बोलिए, जिसके नहीं है उसको सिर्फ टोकन या कॉइन बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं सर हम लोग। तो अब ये जो हमने यहाँ पे ओपन किया तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की। नेक्स्ट चलते हैं जो हमारा मेन चीज़ होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या परमिशन है और क्या नहीं है वो हमें दिखेगा। तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं। तो आप ये कैसे समझेंगे कि इसी का कॉन्ट्रैक्ट है, एएस का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिखा हुआ है एएस, मतलब ये एएस का ही कॉन्ट्रैक्ट है। इसके कोड है, कोड कहाँ पे है सर? ये सारे नीचे ओपन सोर्स कोड है जिसको आप कोई भी डेवलपर हो तो वो रीड कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है। मैं तो डेवलपर नहीं हूँ और ना ही कोड को रीड कर सकता हूँ सर, तो मुझे कोडिंग आती नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके जानने वाले या आप इस जूम में जितने भी लोग अगर कोई कोड को रीड कर सकते हैं तो वो बेसिक इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये ऑप्टिमाइजेशन इनेबल ये 200 पे रन कर रहा है सर। ये EVM वर्जन है, ये इथेरियम का है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस करने वाला इथेरियम ही था सर, और इथेरियम के पास फिजिकल सेटअप है। ये जो लैंग्वेज पे बना हुआ है वो सॉलिडिटी लैंग्वेज पे बना हुआ है। आज इसी को लोग प्रीफर करते हैं, सॉलिडिटी लैंग्वेज को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं तो इसके बगल में है सर रीड कॉन्ट्रैक्ट है और राइट कॉन्ट्रैक्ट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो रीड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं, क्या एडमिन ने अपना ऑनरशिप ख़त्म किया है या नहीं, उसको हमें रीड करना है। एक्चुअल में वो ऑनरशिप अभी है या ख़त्म कर दी गई है। अगर ऑनरशिप है एडमिन के पास, उसने ऑनरशिप को नल एड्रेस में ट्रांसफ़र नहीं किया है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर उसने ट्रांसफ़र कर दिया है तो हम सेफ हैं सर।
दो चीज़ें ज़रूरी होती है, एक होती है लिक्विडिटी, जो स्टार्टिंग में ऑनर ने लिक्विडिटी डाली है, क्या उसको नल एड्रेस में ट्रांसफ़र किया है या नहीं। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है, पहले ऑनरशिप ट्रांसफ़र किया या नहीं है, दूसरा नल एड्रेस में लिक्विडिटी को ट्रांसफ़र किया या नहीं। तो चलिए दोनों को देखते हैं। तो फर्स्ट है ये डिफ़ॉल्ट एडमिन। यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे 00 का एड्रेस आपको दिख रहा है, यानी ऑलरेडी इन्होंने ट्रांसफ़र कर रखा है। फिर भी हम क्रॉस चेक भी करेंगे क्या और भी कहीं पे कुछ इन्होंने रखा है क्या। तो यहाँ पे देखिए गेट एडमिन, गेट रोल एडमिन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एड्रेस मांगेगा कि भाई यहाँ पे आप अपने जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया था, जैसे आप किसी भी कंपनी, जैसे एक सेंट्रलाइज कंपनी आप बनाते हैं इंडिया में, जो MCA के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो आप एक कंपनी के लिए जाते हैं कि मुझे एक रियल एस्टेट की कंपनी बनानी है, एक और भी किसी भी चीज़ की कंपनी बनानी है, तो आप उसके पास जाते हैं तो CA के पास जाते हैं, तो CA आपसे पूछता है कि आप मुझे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ दो, तो आप उनको देते हैं और एक वो बढ़िया सा दस्तावेज बना के वो गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं और आपकी कंपनी बन जाती है। उसी तरीके से जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने जाते हैं तो आपसे पूछता है डेवलपर कि भाई आप एक एड्रेस दीजिए, वो आप एड्रेस Web3 वैलिड का देते हैं और वो एड्रेस ही आपका ऑनर एड्रेस होता है या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर एड्रेस होता है। तो यहाँ पे वही एड्रेस की डिमांड की जा रही है, तो वो एड्रेस मैं अभी देखूँगा कि वो एड्रेस मुझे कहाँ मिलेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे ये टोकन का कॉन्ट्रैक्ट है 26E वाला, इस पर मैं क्लिक करूँगा। मैंने 26E वाला इस पर क्लिक किया तो मुझे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेगा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर का एड्रेस। ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर का एड्रेस 11 भी दे दिया और कितने दिन पहले बने थे 74 डेज, वहाँ भी थे, वहाँ भी मैंने शो किया था 74 डेज, 2 मंथ समथिंग डेज था। तो यहाँ पे 11B वाले को मैं एड्रेस को कॉपी करूँगा और फिर से मैं वहीं उसी पेज पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा 11B वाला एड्रेस को। पेस्ट किया 11B वाले का और यहाँ पे क्वेरी में डालूँ। अगर क्वेरी डालने के बाद 00 वाला एड्रेस आ जाएगा तो ये सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा सर। तो चलिए मैंने क्वेरी पे क्लिक किया और ये 00 वाला एड्रेस आ गई, मतलब जिस एड्रेस से कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया गया था वो उस एड्रेस को नल एड्रेस में यानी 00 वाले एड्रेस में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। चलिए एक बार और हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे क्या एडमिन ने कोई रोल भी रखा है क्या, इंटरनल रोल रखा है क्या कुछ भी करने के लिए, तो उसको भी हम लोग एक बार चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले अकाउंट में का जो क्रिएटर था उसका एड्रेस और यहाँ पे ऊपर में नल वाले एड्रेस को चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और इस एड्रेस को मैंने कॉपी किया और फिर से यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अगर क्वेरी पे मैं डालूँगा, अगर ये फॉल्स आ गया तो कोई कुछ भी परमिशन नहीं है, अगर ये ट्रू आ गया और परमिशन इसने रखी है तो चलिए मैं क्वेरी पे क्लिक करता हूँ। क्वेरी पे क्लिक करने के बाद हमें फॉल्स आया, इसका मतलब एडमिन ने सारा रोल अपना ख़त्म कर रखा है। ये पहला चीज़ तो हमारा वेरीफाई हो गया कि एडमिन ने कोई रोल नहीं रखा है। नेक्स्ट चलते हैं तो अभी हमारे पास एक जो सबसे मेजर चीज़ होता है कि क्या लिक्विडिटी ट्रांसफ़र है या नहीं। हम सारी चीज़ों को ब्लॉकचेन पे देख रहे हैं सर, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो होल्डर्स पे चलते हैं, होल्डर्स पे जाते हैं तो मैंने क्या बोला था, लिक्विडिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट ये है B1 वाला, तो चलिए इस पे चलते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे ये मुझे B1 वाले कॉन्ट्रैक्ट पे लेके जाएगा, वेट करते हैं। पॉलीगॉन स्लो रहता है सर मैक्सिमम टाइम। आप लोगों को पता तो होगा ही कि पॉलीगॉन सेकेंड लेयर का ब्लॉकचेन है, इथेरियम का सपोर्टिव ब्लॉकचेन है। हाँ हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और यस, मेन चीज़ हमें यूनिस्वैप वर्जन 2 पे जाना है, जहाँ पे हमारे टोकन्स जब LP डालते हैं तो वो LP टोकन्स आपको वहाँ दिखता है। तो मैंने इस पर क्लिक किया है। फ्री वाला है जो मैंने B1 वाला कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया था सर। बताइए, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे 240 मिनट रहता है ना फ्री मिले हैं, जो कि यूनिस्वैप का ही क्विक स्वैप है, इसीलिए यहाँ पे 216 LP टोकन्स मिले हैं और ये 11 एड्रेस पे ये होल्डिंग है।
टोटल ट्रांसफ़र जिसमें 1,82,746 बार ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो कैसे हुए हैं वो एक एक चीज़ को हम लोग बारीकियों से समझेंगे। तो नीचे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले ये ट्रांसफ़र जो होते रहता है सर 35 सेकंड 57 सेकंड में, ये भी जब लिक्विडिटी ऐड होते रहता है तो उसी हिसाब से धीरे धीरे वो ट्रांसफ़र नॉन एड्रेस में होते रहता है। वो कैसे होते रहता है, तो हम लोग होल्डर्स पे सबसे पहले चलते हैं। होल्डर्स पे क्लिक करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा। थोड़ा सा हाँ ओपन हो गया सर, ठीक है। अब ये देखते हैं हमारा डेट वैलिड वाला है, कौन से पेज पे थे हम लोग, इसी पेज पे अभी हैं 216 वाले पे। 216 जो एलपी टोकन्स मिला है। जब भी आप लिक्विडिटी ऐड करते हैं किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे, आप उससे भी किसी भी कॉइन में किसी भी टोकन्स में आप लिक्विडिटी दे सकते हैं। आप अपनी तरफ से चाहे आप कुछ भी $50, $100, $1000 का आप लिक्विडिटी उसके अंदर डाल सकते हैं। सिस्टम भी डाल सकता है, आप भी डाल सकते हैं, लेकिन आप अपनी लिक्विडिटी को नॉन एड्रेस में आप फिर आपके पैसे वो गए, लेकिन सिस्टम कर रहा है तो सिस्टम कर सकता है, उसकी चॉइस है, वो अपने पैसे को नॉन एड्रेस में ट्रांसफ़र करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे 216 इसने एलपी टोकन्स इसको मिले हैं। जब भी लिक्विडिटी ऐड करता है और उसको ट्रांसफ़र करता है तो उसको एलपी टोकन्स मिलते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार देखता हूँ कि ये डेट वैलिड है, यहाँ पे नॉन एड्रेस वाला है। इसमें कितना है 207 पड़े हुए हैं। ये कितना होल्डिंग रखता है 207, 216 में से 96%, ये 96% किस पे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, नल एड्रेस पे। बाकी का क्या है आपका, ये 8 एलपी टोकन्स है जो कौन से एड्रेस पे है, ATAS। ये ATAS क्या है, हमारा ट्रेजरी का, ठीक है। इसमें कितने परसेंट का होल्डिंग है, 3% की। ये 3% जैसे ही ये 10 से 15% होता है, फिर से इसको इसी नल एड्रेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इसको 100% कर दिया जाता है। ये 8 एलपी टोकन्स कैसे आए, जब स्टार्टिंग के आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे 50-60 ही एलपी टोकन्स थे, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। जब आप देखते होंगे तो वहाँ पे 216 भी दिख रहा है, वो 50 से 60 ही दिख रहे होंगे। धीरे धीरे जैसे ही सिस्टम में एलपी एड्स करते गया तो वहाँ पे टोकन्स, जब भी सिस्टम एलपी ऐड करता है तो ATAS में ये टोकन्स आते हैं, और जब भी इसकी टोकन ये 15% हो जाता है तो इसको फिर से इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से निकल के आ रहे हैं, ये 207 में से निकल के यहाँ पे आ गया, ऐसा नहीं है। मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये प्रोसेस क्या चल रहा है। प्रोसेस ये है कि सिस्टम हमेशा लिक्विडिटी ऐड कर रहा है, तो सिस्टम के पास लिक्विडिटी कहाँ से आ रहा है, तो जो आप बॉन्ड परचेज करते हैं वो बॉन्ड का पैसा सिस्टम के पास जाता है, और सिस्टम वो प्राइस बैलेंसिंग या अदर चीज़ों में उस मनी को यूज करके हमारे साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट को बेहतर बना रहा है, यानी हमारे सिस्टम को बेहतर से बेहतर बना रहा है, ताकि हमारा लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे, हमारा प्राइस भी मेंटेन रहे। तो नेक्स्ट मैं ये अभी 207 हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई एक वीडियो जो पहले सबसे पहले मीटिंग में है, मीटिंग में इससे पहले आपको 15-20 दिन 1 महीना पहले जो मीटिंग इंटरनेशनल हुआ था, ये आज भी आप इस स्क्रीनशॉट को लेके रख लीजिए। तो यहाँ से भी आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि यहाँ पे टोकन्स ऐड होते जा रहे हैं, और यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड होते जाएगा तो एलपी टोकन्स मिलते जाते हैं, और इसकी संख्या बढ़ती जाती है, और उस सारे को नल एड्रेस में आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। ये नल एड्रेस में ट्रांसफ़र मिलेगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आए थे कि यहाँ से कैसे यहाँ पे आ जा रहा है नल एड्रेस से, तो वो पॉसिबल ही नहीं है सर कि नल एड्रेस से कहीं पे आ जाए, वो पॉसिबल नहीं। नया मैं दिल्ली में रहता हूँ लेकिन बिहारी हूँ सर, तो इस वजह से मेरा जो पासपोर्ट का एड्रेस है वो बिहार का है। तो इस वजह से कई सारे स्टेट हैं जहाँ का हांगकांग वाले ने वीज़ा रिजेक्ट करना चालू कर दिया है। रीज़न चाहे ABCD कुछ भी होगा सर। इवन नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली NCR वाले लोग भी अगर अप्लाई करते हैं उनका भी रिजेक्ट कर देता है। साउथ वाले को अभी नहीं कर रहे हैं, इवन पंजाबी को भी रिजेक्ट कर देते हैं सर। ये सारे बिहार लोग। बिहार से कहाँ से हैं सर? सर मैं पटना से ही हूँ सर, पटना बोरिंग रोड। ओके। जी। तो ये है सर कि वो रिजेक्ट हुआ था। उन्होंने 5 कंट्री का स्टेटमेंट जिनसे मैं वीज़ा करवा रहा था, क्योंकि हांगकांग के लिए 2 तरह का वीज़ा होता है सर। एक वो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन होता है जो 14 दिन के लिए वैलिड होता है, और एक प्रॉपर वीज़ा होता है जो 1 मंथ के लिए वैलिड होता है।
तो उसको अप्लाई बार बार रिजेक्ट रिजेक्ट एंड रिजेक्ट। फिर एक किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज करके हम लोग गए, लेकिन वो भी 19 जून का वो वीज़ा दे रहे थे। टिकट था 14 जून का सर। जाना है, इवेंट है 16 जून का, और 19 जून को जाके क्या करेंगे। तो बाई चांस वो इवेंट का हिस्सा मैं नहीं बन पाया। सेकेंड इवेंट का मैं हिस्सा बना, और सेकेंड इवेंट में हमारे राकेश जी जो इस जूम के अंदर थे वो भी साथ थे वहाँ पे। तो चलिए, फिलहाल उसी एड्रेस पे हमने ट्रांजैक्शन किए थे CD06। तो स्टार्टिंग में वो CD06 क्या था, वो था LP कलेक्शन वाला वैलेट, जो लिक्विडिटी कलेक्ट किया गया $5.7 मिलियन की। उसमें मैं नहीं, मेरे जैसे कई लोग ट्रांजैक्शन किए, वो भी मैं अभी शो करूँगा सर। ठीक है, आप भी उसको आप वॉच वैलेट में ऐड करके आप सारी चीज़ें उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा जो मैंने $10,000 का किया था। वो सारे ट्रांजैक्शन मैं अभी शो करने वाला हूँ सर। बाद में वही एड्रेस क्या हुआ, कंपनी ने एक भी चीज़ें नहीं छुपाई, शुरू से ही ट्रांसपेरेंट रहा सर। बाद में वही एड्रेस है जो प्राइस गार्ड मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करता है। साथ में साथ उस एड्रेस को बोला गया AMM एड्रेस। AMM क्या होता है, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो बोलेगा ऑटोमेटिक मार्केट मेकर, जो मार्केट को ऑटोमेटिक बनाता है ना। ये प्राइस तय करता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जी जी जी। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उसी पे। मैं सीधा अपने टोकन पॉकेट पे मैं वो एड्रेस को मैंने रखा है सर। तो मैं सारी चीज़ों को वॉच वैलेट में, तो मैं अपने वाले भी ट्रांजैक्शन में आपको शो करूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं, ये है CD06 जिसको मैंने वॉच वैलेट में ऐड कर रखा है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये जो डाई है उस पर मैं क्लिक करूँगा, इसने कैसे कैसे रिसीव करा। सबसे पहले नीचे जाते हैं, आपको ऊपर से समझ में नहीं आएगा सर, नीचे से समझ में आएगा। पूरा एकदम नीचे जाते हैं, सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन इस पे जा देंगे। बहुत सारी ट्रांजैक्शन इस पे हो चुकी है, क्योंकि AMM एड्रेस है तो प्राइस बैलेंसिंग का काम यही कर रहा है सर। अभी तो 7वें महीना में है सर, 6ठा महीना में जाना है। ये देखिए सर, आ गया। किसी ने 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9,000 भी किसी ने डाला है, 1,000, ऐसे कर करके जिसको जितना, किसी ने 10,000, किसी ने 9, किसी ने 10, ऐसे करके वो डाले हैं सर। पूरा लिक्विडिटी, सिर्फ लिक्विडिटी 5,000 1,000 1,000 1,000 डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस आए हैं सर। इसमें मेरा भी आपको एड्रेस दिखेगा, आप बस देखते जाइए सर। ये सारा लिक्विडिटी कलेक्शन हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस से। किसी एड्रेस ने 2 बार भेजा, उसको 2 बार चाहिए, दो आईडी चाहिए था, 2 आईडी पे उनको चाहिए थे टोकन्स, तो उन्होंने 2 आईडी सेंड किए, 2 आईडी से सेंड किया। या सेम ही आईडी पे ज़्यादा चाहिए तो उन्होंने ज़्यादा सेंड किया। तो ये पूरा आपको देखने को मिलेगा सर, पूरे ट्रांजेक्शन है सर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ब्लॉकचेन पे आपको दिखेगा, ये नहीं, सारा मैं बिल्कुल दिखा ठीक रहा हूँ कह रहे हैं, क्योंकि ये इसे ही प्री सेल कहते हैं रोहन भाई, यही आपको। प्री बस, सेल जो हम बता रहे थे, यस, दिस इज अ जी प्री जी सेल प्रोसीजर। और ठीक है, ये पूरा आपको दिखेगा सर, पूरा A to Z ट्रांजेक्शन आपको दिखेंगे इसके अंदर। तो सिस्टम ने कुछ भी हिडन नहीं रखा है सर, पहले से ही डे 1 से वो क्लियर करके चले हैं कि एक्चुअल में ये हुआ क्या है। तो इस तरह से है सर, इसके अंदर सारी चीज़ें आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। बाकी अभी आपको CD06 से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं सर, और भी सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, मैं उसका आंसर करूंगा सर। मुझे आएगा मैं आंसर करूंगा, मुझे नहीं आएगा मैं ऊपर रेफ़र करूंगा, वो आंसर करेंगे, फिर मैं आपको करूंगा। जी बताएं सर, ये मेरा कंप्लीट हुआ सर सेक्शन। हेलो हाँ जी सर। सर, लॉन्चिंग कितने प्राइस से हुई थी?
लॉन्चिंग $20 से हुआ था सर। 19, 20 या $21 ऐसे ही हैं। कुछ लोग 19 बोलते हैं, कुछ 20, कोई 21, लेकिन $20 पे इसकी लॉन्चिंग हुई है सर। तो शुरुआत जो पहला सेल है ना, हम्म बाई, हाँ बाई, वो $2 से दिख रहा है। $2 से वो सिस्टम ने ही ऐड किया है सर। कल मैंने राकेश जी को एक फुल पूरा मैंने सेंड किया है एक रिटन टर्म में, और वो राकेश जी आपको सेंड कर देंगे। आप उसको पढ़ लेंगे ना तो पूरा मैकेनिज्म आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में वो स्टार्टिंग से अब तक क्या हुआ है। पूरा रिटन अच्छा। में है सर। और वो है, वो जैसे व्हाट्सएप पे टाइपिंग करते हैं ना वैसा है। तो आपको वो सेंड कर देंगे राकेश जी। जी राकेश जी, आप है ना, एक बार सब लोगों को सेंड कर दीजिएगा, सर लोग देख लेंगे, समझ जाएंगे। सुबह मैं देख रहा था ना, एक्चुअली ये मेरा ही सवाल था। ओके ओके। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, चंदनपुरी नाम हुआ। जी तो जी मैं 2 दिन से सर लोग के साथ हूँ। प्रोजेक्ट तो मना वाकई शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला है। दशरथ जी जी मांझी का जो वर्ड है वो वाला, ठीक है, जी जी इसमें कोई दो जी राय नहीं है। लेकिन जब हम ट्रांजेक्शन चेक किए ना, तो हम जी देख रहे जी सिर्फ एक ही आईडी से है। अब मैं ज्यादातर डिसेंट्रलाइज में काम नहीं किया फ्रेंकली, लेकिन ये सवाल ओके। छोटा मोटा पता था, तो इसलिए हम सवाल किए थे। अब दूसरा बोले थे $16 या $20, ऐसे ही बोले थे लॉन्चिंग का। लेकिन लॉन्च वहां दिख रहा है, यदि $16 $19 से लॉन्चिंग है, तो दो डॉलर से क्यों हो रहा है? ये दो ही सवाल थी मेरी, बाकी सारे क्लियर है। जी जी। जैसे जैसे वो स्टार्टिंग में सिस्टम ने लिक्विडिटी कलेक्ट किया सर, है ना, और सभी लोगों को वो 16.60 पे उन्होंने टोकन्स दिया है, किसी को $2 पे नहीं दिए हैं। $2 पे क्यों प्राइस होने। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्चिंग पहले हो गई थी, मतलब एज ए हाँ टोकन का, जी। लेकिन वो अपने पास लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिए। और हाँ हाँ। ये आकाश दाव जब आई तो वो 16 या 19 का रेट में बेचे हैं, मतलब छोड़े हैं। 16 मुझे जो मिला है, और मेरे जैसे जितने भी सिस्टम में लिक्विडिटी दिए हैं सर, वो सारे लोगों को $16.6 पे उन्होंने दिया है। मेरा सवाल वही है, $16.6। यानी कि जी। शुरुआत दो ऐसा डॉलर नहीं, से ही किसी को, हाँ, किसी को $2 पे उन्होंने नहीं दिया। $2 मैं क्यों सेट हुआ कि क्योंकि जब भी आप किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे या सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप टोकन की लिस्टिंग करते हैं या कॉइन की लिस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको इससे दो चीज़ें डिमांड की जाती है कि एक तो आप कितना टोकन इस पे डिप्लॉय कर रहे हैं, और कितना डॉलर आप डिप्लॉय कर रहे हैं। अगर आपने 100 टोकन डिप्लॉय किया और $1000 की लिक्विडिटी देंगे, तो 1000 डिवाइडेड बाई 100 यानी $10 आपके टोकन का प्राइस सेट होगा। तो इसी तरह से इन्होंने स्मॉल और स्मॉल क्वांटिटी में 5 लाख टोकन डाले और $10 लाख की लिक्विडिटी उन्होंने डाली, तो $2 प्राइस सेट हुआ। फिर उन्होंने टोकन्स बढ़ाए, लिक्विडिटी बढ़ाए, टोकन्स बढ़ाए, लिक्विडिटी बढ़ाए, इसलिए उन्होंने एक ग्राफ सेट किया कि ताकि हमारे टोकन्स का एक ग्राफ अच्छा दिखे। जी। ठीक है सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन और यहाँ पे जनरेट होता है सर। जैसे जी मान सर। लीजिए चलो बाय बाय उन्होंने $1 लाख $2 लाख का उन्होंने $2 $4 पे ऐसे $3 $4 $5 $6 पे लिया करोड़ों कॉइन है। और वो अगर बेच दे सर, ऐसा हो सकता है कि वो सब बेच दे तो हम लोग तो मार्केट गिर तो जाएगा। सर उन्होंने ही डाला तो एलपी टोकन उनको मिले ना, और एलपी टोकन जो मिले उनको तो उन्होंने नल एड्रेस में ट्रांसफर कर दिया, फिर वो कैसे बेचेंगे। जी सर, ये मेन क्वेश्चन था। हाँ, जब उन्होंने लिक्विडिटी ऐड करी तो उनको एलपी टोकन्स मिला, और एलपी टोकन को उन्होंने डेड वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया, नल एड्रेस में ट्रांसफर कर दिया, जीरो वाले में ट्रांसफर कर दिया, तो वो कैसे बेचेंगे। अब नहीं बिक सकता है। उनके हाथ तो उन्होंने खत्म कर दिया। हाँ, उन्होंने तो अपनी सारी हाथ जैसे आप भी इस सिस्टम के अंदर आप भी लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी आप बिटकॉइन के अंदर खुद की लिक्विडिटी आप डाल सकते हैं, लेकिन वो आपका नेग्लिजिबल होगा। लेकिन आपको उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, ट्रांजेक्शन्स पे जो प्रॉफिट आता है वो शेयर होल्डर आप हो जाएंगे। बट उससे जो आपने लिक्विडिटी ऐड की है, तो उसके बदले आप कुछ एलपी टोकन्स आपको मिलेंगे। उस एलपी टोकन्स को अगर आप नल एड्रेस में ट्रांसफर कर देंगे, तो आपने जो लिक्विडिटी आपने वहाँ पे दिया था वो जीवन में आप नहीं निकाल पाएंगे, उस पैसे को आप भूल जाइएगा। समझ गए सर मेरी को। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है सर आपकी। बोलिए सर। सर मेरे तरफ से क्लियर है। दीपक भाई, दीपक सर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। जी आप लोग नहीं नहीं, आपके क्वेश्चन में पहले सुनना चाहता था। बहुत अच्छे। पहले तो मैं सर को मैं बहुत बधाई दूंगा कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ईच एंड एवरी। जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे जाके थर्ड पार्टी या किसी वेबसाइट पे ना जा करके इन्होंने जिस तरीके से ब्लॉकचेन को यूज करके और ब्लॉकचेन के थ्रू सारी डिटेल्स दिखाई,
आई रियली लव इट। बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था।